Hello everyone, I am Suren Maurya. I welcome you all in my YouTube channel. जैसा कि हम एमपी पटवारी की जो पोस्ट अभी आई हुई है जिसका एग्जाम एक मंथ बाद होने वाला है, तो उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी एग्जाम को फाइट करने का कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए उसको हम अच्छे से एनालाइज कर लें, तो हमें पेपर का पैटर्न, पेपर का सिलेबस और पेपर में किस प्रकार के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं हमें अच्छे से पता चल जाते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम जो 28 अप्रैल 2018 को 9 बजे मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उससे हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। 28 अप्रैल 2018 का पेपर है ये। तो इसमें जो भी कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए, ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन हर एक सेट में उन्होंने पूछे हुए, तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्यूटर में जो भी आए हुए हैं उसको हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ फॉर्मूला लाइक सम ब्रैकेट A5:C5:C5:D5:E5 टू द बिलो MS एक्सेल शीट वुड गिव इन द फॉलोइंग रिजल्ट। ये आपको एक सम फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है कि एक्चुअल में ये जो आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो मतलब देखा जाए तो ये आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है कि ये जो आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको थोड़े बहुत आपको आइडिया होने चाहिए कि एक्सेल में किस प्रकार के फॉर्मूले से क्या रिजल्ट मिलता है। तो यदि अब आपको MS एक्सेल के थोड़े बहुत फॉर्मूले आते हैं तो आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्मूले अच्छे से सीखने हैं, थोड़ा सा आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक थोड़ा सा फॉर्मूले आपको सीखने हैं, तो पूरा एक डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। आपको मैं प्ले लिस्ट में मेरे मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाए वहाँ पे पूरा एक्सेल का पूरा आपको पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आइए इसमें आपको क्या मिलेगा रिजल्ट। तो हमें बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ है सम। तो सम जो हम एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं वो होता है संख्याओं को जोड़ने के लिए। जितने भी नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमें किस किस एड्रेस को दिए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए A5 मतलब A5 कैसा होगा, ये A लिखा हुआ है, ये 5 मतलब ये 25 की बात कर रहा है। उसका B5 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, C5 ये है, D5 ये है और E5 ये है। यदि इनमें से कोई भी एक यदि गायब रहता है, भले ही हमें यहाँ पे नंबर दिया हुआ है बट हमने यहाँ पे एड्रेस में ये नहीं लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ पे A5 होता और B5 नहीं होता, तो इसका फिर हम इसको काउंट नहीं करते। अभी जैसे मैं यहाँ की बात करूँ तो अभी जो हमारा रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे हम A5 से E5 तक 25 पे पूरा दिया हुआ है, तो इसको हम सबको काउंट करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 25 तो ये पूरा जो हमारा टोटल आएगा ये आएगा हमारा 125। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 125 वुड बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा इस केस में, क्योंकि हमें पूरे नंबर को इसमें दिया हुआ है। बट यही मैं आपको एक चीज और समझा रहा था कि यदि यहाँ पे A5 के बाद B5 नहीं होता, यहाँ पे यदि B5 को ये ऐसा कैंसिल कर देता, क्योंकि कई सारे मैंने देखे हुए क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी करता है कई बार। तो आपको ये ध्यान देना है कि एड्रेस कौन कौन से इसमें दिए हुए हैं। तो मान लेते हैं A5 दिया है, B5 नहीं है इसमें, दिया है, तो फिर क्या होगा कि इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि B5 यहाँ पे नहीं है, तो B5 यहाँ से हट जाएगा। और जो आंसर ये आएगा 25 मतलब इस केस में इसका आंसर कितना आएगा, इस केस में इसका आंसर आएगा 100, क्योंकि 25 तो हमने वहां पे ऐड नहीं किया है। तो ये चीज आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। तो आइए, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगा आपको। तो और बाकी फॉर्मूले के लिए आप बिल्कुल प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारे फॉर्मूले डिटेल में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट है। आपको ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट पूछ रहा है इसमें। तो ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले आपका एक यूजर नेम होता है, तो उसमें आप डिजायर्ड नेम आप ले सकते हैं, उसके बाद @ साइन लगाया जाता है, तो उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर का नाम होता है, उसके बाद .com.in ये हम लगा सकते हैं। तो ये सही फॉर्मेट होता है ईमेल एड्रेस का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा हमारा ईमेल एड्रेस सही है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है उसमें www लगा हुआ है। तो ईमेल एड्रेस में www का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग जब हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसमें किया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे गलत हो गया, पहला ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे देखिए दो @ आपके साइन लगे हुए हैं, तो देखने से ही लग रहा है कि ये हमारा सही फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि हमें ईमेल एड्रेस में सिर्फ एक बार ही आपका साइन लगता है, दो बार नहीं लगाया जाता है। इसके बाद हम तीसरे में आते हैं, तो यहाँ पे हमें engg@design.com, तो ये सही फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिए आपको ये यूजर नेम है, इसके बाद @ साइन लगाया हुआ है, उसके बाद ये सर्विस प्रोवाइडर है और उसके बाद .com.in इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस केस में जो हमारा सही आंसर है वो होगा हमारा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन ये देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो अब देखिए फोर्थ ऑप्शन में आपको @ साइन कहीं पे नहीं दिखा है, जबकि @ साइन यहाँ पे कंपलसरी होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये सही आंसर नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा
थर्ड। तो आप फॉर्मेट बिल्कुल ध्यान रखिए। यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा यूजर नेम, उसके बाद @साइन, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर का नेम, और उसके बाद .com या .के नाम इसमें लगाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। बस चलते हैं हमारे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि अंडू के लिए कौन सा आइकन का प्रयोग करना चाहिए। अभी हम जो कल पेपर डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अंडू का काम क्या होता है। कल रीडू पूछा गया था एक पेपर में, रीडू क्या करता है। तो रीडू किए हुए काम को, मतलब वापस कोई काम को हमें दोबारा करना है तो रीडू किया जाता है। अंडू क्या होता है, कोई गलती से मिस्टेक हो गई, कोई गलती से हमने कुछ काम कर दिया, उसको हटाना है, तो हम क्या करते हैं, अंडू, मतलब अनडू, जो किया हुआ काम है उसको हटा दिया जाए। तो उसका आइकन आपसे पूछ रहा है, आइकन क्या होता है। हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो एक काम को करने के लिए कई प्रकार के, जैसे शॉर्टकट की भी दिए होते हैं, उसके आइकन भी होते हैं, उसके अलग दो तीन तरीके से हम सेम काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे आइकन पूछ रहा है, तो आइकन यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए जो पहला आइकन ये जो दिया हुआ है, ये होता है हमारा कॉपी करने के लिए। यदि कॉपी मुझे करना है तो ये आइकन का इस्तेमाल होता है। ये जो कैंची जैसा दिख रहा है, ये आइकन है हमारा कट का। इसका ये जो आइकन आपको थर्ड नंबर में दिख रहा है, ये है हमारा अंडू का आइकन। तो मतलब इसमें जो सही ऑप्शन है ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। और जो फोर्थ ऑप्शन में जो आपको आइकन दिख रहा है, ये हमारा रीडू का आइकन है। तो यहाँ पे जो सही हमारा आंसर है, दैट वुड बी द थर्ड ऑप्शन। ये हमारा सही आंसर है। ये हमारा रीडू का है, इसके बाद ये कट का है, और ये पेस्ट का है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि यदि आप किसी एक क्वेश्चन को हल हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जो चारों ऑप्शन है उसको भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ठीक है आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, बट जो मेथड है, जो ऑप्शन आ रहे हैं, वो रिपीट होने के चांस वहां पे रहते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जो कि कैंसिल हो गया था किसी कारण से। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट MS पावर पॉइंट व्यूज, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। तो इसमें देखते हैं नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू बिल्कुल होता है हमारे यहाँ पे हम नॉर्मल व्यू में काम करते हैं। इसके बाद पेज व्यू। पेज व्यू जैसा कुछ व्यू नहीं होता है पावर पॉइंट में। पेज व्यू नहीं है, तो हमारे यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो पेज व्यू हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि पेज व्यू जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता। नॉर्मल व्यू में जिस प्रकार से हम नॉर्मल काम कर रहे हैं, वो नॉर्मल व्यू कहलाता है। प्रिंट व्यू में क्या होता है कि जो हमारे हम प्रिंट करना चाहते हैं, जो पीपीटी हमने बनाया हुआ है उससे हम प्रिंट चाहते हैं, तो हम प्रिंट व्यू के द्वारा देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रिंट आउट हम ले सकते हैं। आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होता है कि हमने जो भी हेडिंग दी हुई है हमारे पीपीटीज में, जो भी आउटलाइन हमने बनाई हुई है, वो हम एक साथ देख सकते हैं। तो नॉर्मल व्यू भी होता है, प्रिंट व्यू भी होता है, आउटलाइन व्यू भी होता है, पेज व्यू नहीं होता है। सही आंसर इसका पेज व्यू होगा, बट इसे कैंसिल कर दिया गया था किसी कारण से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ इज LCD स्कैनर, प्रिंटर और ब्लैंक डिवाइस। LCD स्कैनर एंड प्रिंटर कौन सी डिवाइस है। तो यहाँ पे आपको चार नाम दिए हैं, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन वेयर, फर्मवेयर एंड हार्डवेयर। आप ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और खुद से आंसर देने की कोशिश करिए कि आप सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। तो ये हमसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसे सभी कंप्यूटर के पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, सारे टेंजिबल पार्ट जो होते हैं, दैट इज द हार्डवेयर। जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, बड़े आराम से काम कर सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्ड पार्ट ना, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। हार्ड हार्ड मतलब जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर कहलाएंगे। तो जिस कीबोर्ड हो गया है ना, हमारे माउस हो गए, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब हमारे हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। हम सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिसमें हम काम कर सकते हैं, बट हम उसे छू नहीं सकते हैं। हम उसे देख सकते हैं कि हाँ हमारा काम कर रहा है, हम उसमें वर्क कर सकते हैं, डेटा इनपुट कर सकते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो जैसे पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, विंडोज हो गए, डॉस हो गए, ये हमारे एंटीवायरस हो गए, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये हमसे पूछ रहा है कि LCD स्कैनर, प्रिंटर ये कौन से हैं। तो जैसे कभी मैंने बताया, LCD मतलब मॉनिटर की बात हो रही है, जिसे हम छू सकते हैं। स्कैनर अगेन एक डिवाइस होती है जिससे कि हम काफी बड़े बड़े पोस्टर निकाल सकते हैं, स्कैन करके हमारे कंप्यूटर में डाल सकते हैं, फोटोज वगैरह हम स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकते हैं, जो कि एक प्रिंटर जैसा वो भी दिखाई देता है, प्रिंटर। तो ये सभी पार्ट को हम बड़े आराम से छू सकते हैं, देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये होंगे हमारे हार्डवेयर। ठीक है, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, हमारे हार्डवेयर के एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हार्डवेयर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which sixth question है, which file format can be added to a PowerPoint show।
कौन सी फाइल फॉर्मेट ऐसी है ये चार में से जिसको पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए कि किस प्रकार के फाइल फॉर्मेट हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है डॉट MP3 ओनली, मतलब केवल MP3। MP3 फॉर्मेट क्या होते हैं, जो हम कंप्यूटर में गाने सुनते हैं, सॉन्ग जो हम प्ले करते हैं, तो उसका जो फॉर्मेट होता है .MP3 उसका फॉर्मेट होता है, जो भी हम सॉन्ग सुनते हैं। तो .MP3 फॉर्मेट भी हम पावर पॉइंट में जोड़ सकते हैं। तो ये ऑप्शन ठीक है, सही है, इसको हम जोड़ सकते हैं। उसके सेकंड में आते हैं .WAV। ये हमारे वीडियो वीडियो का फॉर्मेट होता है। तो वीडियो भी हमारे कंप्यूटर पावर पॉइंट स्लाइड जब हम बनाते हैं तो वीडियो क्लिप भी इसमें जोड़ा जा सकता है। .JPG जो हमारे पिक्चर की जो एक्सटेंशन होता है, जो हमारे पिक्चर की जो क्वालिटी रहती है, उसे हम .JPG के द्वारा देखते हैं। तो .JPG को भी हम अपने पावर पॉइंट में जोड़ सकते हैं। तो मतलब ये तीनों ही, चाहे वो .MP3 हो, चाहे वो .WAV हो या .JPG हो, तीनों को हम हमारे पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब जो जो ऊपर दिए गए हैं वो सभी आंसर सही है, क्योंकि इन तीनों को हमारे पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल का नवीनतम संस्करण क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास चार इसमें वर्जन दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो वर्जन था एक्सेल 2007, जब एक्सेल जो MS ऑफिस आया था, तो MS ऑफिस 2007 ही सबसे पहला वर्जन आया था। तो उसके बाद तो काफी एडवांस होते गए। तो MS एक्सेल 2007 हमारा सबसे स्टार्टिंग का वर्जन है। उसके बाद 2010 भी आया, 2013 भी आया, और अभी जो हम लेटेस्ट में काम कर रहे हैं वो हम एक्सेल 2016 में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है वो है हमारा एक्सेल 2016। अभी हम 2016 में वर्क कर रहे हैं, और ये सब मतलब आ रहे हैं, अभी भी इसमें हम काम कर रहे हैं। 2007 में भी हम काम कर सकते हैं, 2010 में भी काम कर सकते हैं, 13 में भी काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमसे पूछा लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो लेटेस्ट वर्जन हमारा एक्सेल 2016 है, हम इसमें काम करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें पूरे 25 क्वेश्चन इस कवर करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट स्टोरेज। यहाँ पे हमसे मेमोरी की बात कर रहे हैं, मेमोरी यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा स्टोरेज होता है। तो किलोबाइट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में केबी भी बोल सकते हैं, केबी, एमबी, टीबी और जीबी ना। किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। तो इसमें सबसे जो छोटी इकाई होती है स्टोरेज की, मेमोरी की, वो यहाँ पे जो दी हुई वो है हमारी एमबी। एमबी सबसे छोटी होती है। उसके बाद केबी आता है, किलोबाइट। उसके बाद गीगाबाइट, जीबी आता है, और उसके बाद टेराबाइट आता है। मतलब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्टोरेज पूछ रहा है, मतलब सबसे बड़ी इकाई पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी इकाई की यदि हम बात करें तो वो है हमारा टीबी, टेराबाइट। यहाँ पे हमारे किलोबाइट सबसे पहले आएगा हमारा केबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद आएगा जीबी, उसके बाद टीबी। तो टेराबाइट यहाँ पे सबसे बड़ी इकाई है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा टेराबाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट अ फाइल। आपको एक फाइल को प्रिंट करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का आप प्रयोग उसमें करेंगे। तो शॉर्टकट की का पूरा एक डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप किसी भी प्लेलिस्ट में चले जाइए, आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी में भी चले जाइए, आपको वर्ड के शॉर्टकट की, एक्सेल के शॉर्टकट की, पावर पॉइंट के शॉर्टकट की, और इसके अलावा कुछ जनरल शॉर्टकट कीज होती है, उसकी पूरी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। वहां पे आप जाके PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर में उपयोग होने वाले सारे शॉर्टकट की मैंने दिए हुए हैं। और शॉर्टकट की मैं देख रहा हूँ कि कई सारे पेपर अभी तक मैंने एनालाइज किए हुए शॉर्टकट की जरूर पूछता है। ठीक है, जैसे एक हमारे सामने आ गया कि यदि आपको फाइल को प्रिंट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की आप उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे कंट्रोल+V दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पे मैं हम डिस्कस भी कर लेते हैं। कंट्रोल V जो शॉर्टकट की होती है हमारी पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। पेस्ट मतलब मैंने कुछ कट या कॉपी किया हुआ है, तो उसको यदि मुझे दूसरी जगह पे लाना है तो उसके लिए हम कंट्रोल V करेंगे। तो कंट्रोल भी किसकी शॉर्टकट की हो जाएगी, पेस्ट की। कंट्रोल ए होती है हमारी सेलेक्ट ऑल की। ठीक है, यदि मैं वर्ड या एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो भी मैंने लिखा हुआ है तो उसे मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल A करूंगा तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। जितने भी वहां पे डॉक्यूमेंट है या कुछ भी लिखा हुआ है तो हम उसको सेलेक्ट ऑल करेंगे। जो कंट्रोल P है ये हमारे प्रिंट की होती है, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि प्रिंट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे। तो कंट्रोल P हमारी शॉर्टकट की होती है प्रिंट करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल
पी, इसके अलावा भी हम सारे ऑप्शन को देख रहे हैं। कंट्रोल एक्स जो शॉर्टकट की है, हमारी कट की शॉर्टकट की होती है। यदि हमें कोई डॉक्यूमेंट को या टेक्स्ट को या इमेज को, वीडियो को हमें कट करना है, तो सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो वो कट हो जाएगा। तो ये चारों ही शॉर्टकट की आप देख लीजिए। इसके अलावा सारे शॉर्टकट की कंप्यूटर में जो जो उपयोग होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, तो आप बिल्कुल मेरे लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको इसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो कंट्रोल भी पेस्ट के लिए होती है, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए हो गई, कंट्रोल पी हमारा सही आंसर है प्रिंट करने के लिए, और कंट्रोल एक्स हमारा कट के लिए शॉर्टकट की होती है। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। In Windows 7, the folder where the documents, pictures, musics and videos are stored is called the। ऐसे कौन से उसे हम क्या कहते हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक और वीडियो को स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डॉक्यूमेंट है, माई डॉक्यूमेंट है, लाइब्रेरी है और डेस्कटॉप है। तो ये होते क्या है? तो डॉक्यूमेंट तो हम किसी भी जो वर्ड में हम फाइल बनाते हैं उसे हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो वो खुद एक फाइल है, उसके अंदर आप किसी और फाइल को नहीं रख सकते, उसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो उसके अंदर हम म्यूजिक, वीडियो, पिक्चर या डॉक्यूमेंट हम उसके अंदर मतलब लिखा जा सकता है, उसमें हम स्टोर करके नहीं रखते हैं। तो डॉक्यूमेंट तो उसका सही आंसर नहीं है। माई डॉक्यूमेंट क्या होता है? आप कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर बना होता है, जहां पे आप यदि किसी भी फाइल में काम कर रहे हैं और उससे आप एक अपने से यदि आप पाथ उसका चेंज नहीं कर रहे हैं, उसका लोकेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो माई डॉक्यूमेंट में फाइल जाके सेव होती है। हमारी जो भी फाइल है वो माई डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगी। तो माई डॉक्यूमेंट इसका आंसर नहीं है। इसके बाद आता है लाइब्रेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी में जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, पिक्चर होते हैं, म्यूजिक, वीडियो, ये सभी जाके वहां पे स्टोर होते हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप जो भी हमारे कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला जो स्क्रीन हमारे सामने आता है वो दैट इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में भी हम फाइल को सेव कर सकते हैं, बट वो हमें फिर लोकेशन चेंज करना पड़ेगा वो डेस्कटॉप में सेव करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लाइब्रेरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट हमें पूरे 25 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो बिल्कुल आप चाहे तो आप इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं, बट समझने के लिए आप इसे आराम से देखिए, ताकि आराम से अच्छे समझ पाए, ताकि यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन। जो बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो हमें थोड़ा सा मेमोरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि रैम क्या होती है, रोम क्या होता है, सीपीयू, हार्ड ड्राइव क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ये इन सभी का डिटेल वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप बिल्कुल वहां पे जाके एक बार भी यदि आप ग्रो थ्रू हो जाएंगे तो बड़े आराम से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। कोई हार्ड नहीं है, एक बार आप पढ़ेंगे, दो बार आप पढ़ेंगे, बड़े आराम से सारी सारी चीजें आपसे क्लियर हो जाएंगी। तो रैम का पहली चीज तो फुल फॉर्म क्या होता है? रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और हार्ड ड्राइव एचडी का फुल फॉर्म है ड्राइव। तो रैम क्या काम करती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं और हम कोई कट कॉपी पेस्ट का काम करते हैं तो वो रैम में जाके स्टोर होती है, क्योंकि ये रैम तभी काम करती है जब कंप्यूटर ऑन होता है। जैसे कंप्यूटर ऑफ होता है रैम काम करना बंद कर देती है। तो इसमें हमें ये पूछा कि इनपुट आउटपुट जो इंस्ट्रक्शन वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो रैम में स्टोर नहीं किया जा सकते, क्योंकि ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर ऑन होता है, कंप्यूटर ऑन जो हमें बेसिक जो काम करने होते हैं कंप्यूटर में, तो हमें रैम उसमें मदद करती है। रोम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का काम क्या होता है? इसमें जो हमारे जो बेसिक फंक्शन होते हैं कंप्यूटर के, आउटपुट से रिलेटेड, इनपुट से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड, जो भी हमारे बेसिक इनपुट होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, हमारे रोम में सेव किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमसे पूछ रहा है उसका सही आंसर हो जाएगा रोम, क्योंकि बेसिक इनपुट आउटपुट के जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे रोम में सेव होते हैं। दैट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर के लिए ही बनाई जाती है, यूजर के लिए नहीं होती है। कंप्यूटर में कौन से पार्ट लगे हो, कैसे काम करेंगे, क्या इनपुट होगा, आउटपुट कहाँ से मिलेगा, ये सारी जानकारी, सारे इंस्ट्रक्शन हमारे रोम में सेव होते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। जो भी मेन पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू, कल मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। कल आप, यदि आपने कल का पेपर मिस किया हुआ है, आप उसे बिल्कुल रिवाइज कर लीजिएगा। काफी सारी चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है कल। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है यहाँ पे। ये तो मतलब ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, तो इसमें भी ये हमारा आंसर सही नहीं होगा। एचडी हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में हमारे जो डेटा होते हैं, हम जो डेटा सेव करना चाहते हैं उसको हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा रोम रीड ओनली मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा स्पीड हम चलेंगे। द प्रोसेस ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड। आप इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग संचालन कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? ई फाइनेंस, ई सेल्समैनशिप, ई सेलिंग या ई बैंकिंग? तो बड़े नाम से आपने सुना ही होगा, ई बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब आपने सुना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई बैंकिंग। जब भी हम
इंटरनेट के द्वारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे हम ई बैंकिंग बोलते हैं, इसे हम नेट बैंकिंग बोल सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ई फाइनेंस, ई सेल्समैनशिप, ई सेलिंग, ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, इनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई बैंकिंग। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एमएस एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ। तो एक रो और कॉलम से मिलकर जो भाग बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो सेम क्वेश्चन कल भी हमने डिस्कस किया था, कल जो हमने पेपर सॉल्व किया था, सेम कॉन्सेप्ट देखिए आज भी ये पूछा हुआ है। इसलिए हमारा यदि हम पेपर पूरे पिछले पेपर के रिवाइज करते हैं तो कई बार होता है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो ये कल का सेम क्वेश्चन है जो हमने कल डिस्कस किया हुआ था। तो चलिए अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअली पूछ क्या रहा है। तो देखिए, रो और कॉलम जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो हमारे सामने रो होते हैं और कॉलम होते हैं, और उससे जो पार्ट बना होता है जो कि हमसे यहाँ पे पूछा, तो उसके बाद उसमें हम वर्क करते हैं। तो जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आता है, इसे हम बोलते हैं कॉलम। ये हमारे कॉलम होते हैं। कॉलम के जो नेम होते हैं वो ए बी सी डी से उन्हें नेम दिया जाता है। ए, इसके बाद ये बी, उसके बाद ये सी, उसके बाद डी, इस प्रकार से आगे ये ऐसे बढ़ते जाते हैं। और इसके बाद रो होते, इसके बाद होते हैं हमारे ये रो, ये कहलाता है हमारा रो। ये ये हमारे हो जाएंगे रो, इस प्रकार से रो होती है। और रो को जो नाम दिया जाता है ये 1 2 3 4, इस प्रकार से 1 2 3 4, इस प्रकार से इसका होता है। और इसमें जो भी अब जो ये कॉलम और रो से जो मिलकर भाग बन रहा है, जैसे अब ये कॉलम और रो से मिलकर ये वाला भाग बन रहा है, ये वाला भाग बन रहा है रो और कॉलम। तो क्वेश्चन हमें यही पूछ रहा है कि इस भाग को हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? जो भी रो कॉलम से मिलकर जो भाग बन रहा है, ये सारे जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? तो इस बॉक्स को मतलब, या फिर इस प्लेस को, और मेन जो एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो इसी में काम होता है, तो इसे हम कहते हैं सेल। ये कहलाता है हमारा सेल। आप जितने भी यहाँ पे बॉक्स देख रहे हैं ये सभी हम सेल कहलाते हैं, ये सभी हम इसको हम सेल बोलते हैं। और एमएस एक्सेल में सेल में ही वर्क होता है। आप जितने भी रो नीचे बढ़ाते जाएंगे, कॉलम यहाँ पे कॉलम बढ़ाते जाएंगे, रो बढ़ाते जाएंगे, सेल हमारे यहाँ पे बनते जाएंगे। तो इन सभी को हम सेल बोलते हैं। और हर एक सेल का एक परमानेंट एड्रेस होता है। जैसे मैं यदि मैं इसकी बात करूं तो इसका एड्रेस हो जाएगा A3, पहले हम कॉलम बोलते हैं फिर हम रो लगाते हैं, तो इसका एड्रेस हो जाएगा A3। एड्रेस भी आपसे पूछ सकता है हाईलाइट करके। यदि मैं इसकी बात करूं यहाँ पे तो इसका एड्रेस हो जाएगा D2, क्योंकि ये कॉलम डी है और रो कौन सी है, रो सेकंड है, तो इसका आंसर, इसका एड्रेस हो जाएगा D2। तो इस प्रकार से ये इस सेल कहलाता है। हर एक सेल का एड्रेस है, प्रॉपर परमानेंट एड्रेस होता है। और हर एक सेल में हम कल हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर हम लिखते हैं, कितने इसकी लिमिट होती है, सारी चीजें हमें कल हमने डिस्कस की थी। तो कल का लेक्चर भी आप बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि उसमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, रो और कॉलम से मिलकर बनने वाले भाग को हम कहते हैं सेल। इसके अलावा स्क्वायर कुछ नहीं होता है। रो और कॉलम, देखिए रो और कॉलम भी आपसे पूछ लिया गया तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। रो क्या होती है? यहाँ पे जो 1 2 3 4, ये जो हमारी इस प्रकार की लाइन है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं रो। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे नीचे में और ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये क्या कहलाती है हमारी, इसको हम बोलते हैं रो, ये हमारी रो कहलाएंगे। कॉलम में किसे बोलते हैं? जो ये ABCD जो जिसका नाम हमने दिया हुआ है, ये कहलाएंगे कॉलम। तो इससे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे कॉलम है। ठीक है, ये हमारे कॉलम है। और इन दोनों से मिलकर जो भाग बन रहा है इसे हम सेल बोलेंगे। ठीक है, तो रो, कॉलम और सेल, ये तीनों चीजें आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। स्क्वायर जैसा कुछ चीज नहीं होता है, तो ये तो फॉल्स ऑप्शन है, इसमें कुछ नहीं होता है। रो कॉलम आपको मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, की स्ट्रोक इज यूज टू गो टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब देखिए अगेन आपसे शॉर्टकट की ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है, या फिर आप कीबोर्ड से ऐसी कौन सी की दबाएंगे जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट के आखिरी में पहुंच जाएंगे। आखिरी पेज में हो सकता है, आखिरी लाइन हो सकता है, जो भी हो सकता है, आप आखिरी तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा है, आप देख रहे हैं आखिरी मतलब एंड में आपको जाना है। तो यदि आपसे कभी ये क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं, आपको नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा आप ऑप्शन में जाके देखने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आखिरी में जाने की बात हो रही, एंड में जाने की बात हो रही, तो एंड हमें सिर्फ एक में दिख रहा है ना, फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिख रहा है कंट्रोल प्लस एंड। तो सही आंसर इसका यही है, कंट्रोल एंड। यदि आप प्रेस करेंगे, आप डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी हैं, आप कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट के आखिरी में पहुंच जाएंगे, आखिरी पेज में, आखिरी लाइन में आप पहुंच जाएंगे, कंट्रोल एंड। इसी प्रकार से कंट्रोल होम, होम क्या होता है? यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट के एकदम टॉप में आना है, फर्स्ट पेज में, फर्स्ट लाइन में आना है, तो उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल होम। ठीक है, इसके अलावा टॉप और escape ऐसी कोई शॉर्टकट की नहीं होती, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कंट्रोल इंड हो गया।
डॉक्यूमेंट में आखिरी में जाने के लिए, और कंट्रोल होम हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट में एकदम स्टार्टिंग में आने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल इन, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन जो इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएटेड इन, डॉक्यूमेंट यदि हमें बनाना है तो डॉक्यूमेंट हम किस में बनाते हैं? तो वो पावर पॉइंट में बनेगा, या वर्ड में बना सकते हैं, या एक्सेल बना सकते हैं, या फिर एमएस एक्सेल बना सकते हैं। तो इस यदि हमें जो हम जब हमें डॉक्यूमेंट बनाना होता है, या फिर हम जब हम किसी वर्ड में काम करते हैं, तो वर्ड की जो फाइल कराते हैं उसे हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एमएस वर्ड। जब हम एमएस वर्ड में काम करते हैं तो उसमें जो फाइल बनती है उसे हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। तो यदि हमें डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम एमएस वर्ड में काम करेंगे। इसके अलावा पावर पॉइंट में जब हम काम करते हैं तो प्रेजेंटेशन के नाम से बोला जाता है उसे, कि हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। एमएस एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो हम सीट में काम करते हैं, या फिर उसे वर्कबुक बोला जाता है। और एमएस एक्सेल डाटाबेस पे जब हम काम करते हैं, डीबीएमएस या डेटाबेस पे हमें काम करना होता है, तब हम एमएस एक्सेल में काम करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में काम करना है, डॉक्यूमेंट बनाना है तो एमएस वर्ड में बनाएंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट में बनाएंगे। हमें वर्कबुक बनाना है तो एमएस एक्सेल में बनाएंगे। और डाटाबेस में काम करना है तो हम एमएस एक्सेल में काम करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होती होंगी। आप बिल्कुल नोट्स बनाते चलिए जहां पे भी आपको लग रहा है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब इनमें से कौन सी ऐसे ऑप्शन है जो कि मेमोरी नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। मतलब कौन सी ऐसी है जो एक्सटर्नल मेमोरी हम नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास है। तो पेन ड्राइव भी हमारी मेमोरी होती है, आप सभी ने पेन ड्राइव इस्तेमाल किया होगा। ये एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसमें कि आप अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो पेन ड्राइव इज द बेस्ट डिवाइस। बहुत ही हैंडी होती है, छोटी सी होती है, बड़े आराम से आप हैंडी कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव इसका आंसर नहीं, क्योंकि पेन ड्राइव एक मेमोरी है। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में होती है, जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप की मेन मेमोरी होती है, तो ये भी हमारा मेमोरी कहलाएगा। डीवीडी डीवीडी आप सभी जानते हैं, सीडी डीवीडी जिसमें हमारे गाने और मूवीज वगैरह हम स्टोर कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और डीवीडी ये तीनों ही मेमोरी का प्रकार है। बट जो इसमें स्कैनर है, ठीक है, स्कैनर किसी प्रकार की मेमोरी नहीं है। स्कैनर का प्रयोग हम कंप्यूटर में डेटा को, जिस प्रकार से प्रिंटर से हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलते हैं, तो यदि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना है, मतलब यदि मुझे कोई पिक्चर वगैरह मेरे कंप्यूटर में डालनी है, लैपटॉप में डालना है, तो हम स्कैनर का प्रयोग करते हैं स्कैन करने के लिए। तो स्कैनर हमारा एक मेमोरी का टाइप नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैनर। इसके अलावा पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और डीवीडी सभी हमारे मेमोरी के टाइप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर कोई मेमोरी नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इमेज फाइल वुड हैव द फॉलोइंग एक्सटेंशन, एक्सटेंशन नेम आपसे पूछ रहा है कि इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, डॉट आई एम जी, डॉट ई एक्स डॉट सी एल एस, डॉट बी एम पी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, डॉट बी एम पी। इसका फुल फॉर्म हो जाता है बिट मैप पिक्चर। तो जब हम कंप्यूटर में इमेज फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन हो जाता है डॉट बी एम पी, बिट मैप पिक्चर। बाकी जो हमारी डॉट ई एक्सी, ये ऑटो एक्सेक्यूटेबल जो फॉर्म होती है, मतलब जो आप सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट ई एक्सी होता है, ऑटो एक्सेक्यूटेबल फाइल इसे हम बोलते हैं। डॉट सी एल एस और डॉट ए एम जी नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 17 का सही आंसर हो जाएगा डॉट बी एम पी, बिट मैप पिक्चर। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट आपको देख के डरना नहीं बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही इजी आंसर है इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं। यू ईमेल टू आनंद बट देन रिसीव एन एरर मैसेज ऑफ अनडिलीवर्ड मेल, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। आप आनंद को ईमेल करते हैं, लेकिन आपको एक एरर मैसेज प्राप्त होता है कि आपकी ईमेल डिलीवरी नहीं हुई है। इस समस्या का सबसे संभावित कारण क्या है? मतलब क्या किया आपने, मेल किया है और आपको एक मेल आ गया है जिसमें लिखा हुआ है कि एक एरर मैसेज आ गया कि ये मेल डिलीवर नहीं हो सकता है। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला कारण क्या दिया हुआ है, आनंद कंप्यूटर इज नॉट टर्न ऑन, आनंद का कंप्यूटर चालू नहीं है। ठीक है, तो आनंद का कंप्यूटर चालू नहीं है तो इससे तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, आनंद का कंप्यूटर चालू है या नहीं है, तो इससे ईमेल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने ईमेल किया,
कंप्यूटर उसका बंद है चालू है उसे ईमेल मिल जाना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर नहीं है। वो जब भी अपना ईमेल बॉक्स चालू करेगा यदि उसको दिख जाएगा तो कंप्यूटर के चालू या नहीं चालू होने से ईमेल डिलीवरी में कोई प्रभाव या प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। दूसरा है आनंद का मेल बॉक्स भरा हुआ है, ये बिल्कुल सही हो सकता है। देखिए जिस प्रकार से हम यदि एक ग्लास हम लेते हैं, ग्लास को हमने फुल कर दिया है ना, बिल्कुल लबालब हमने उसमें पानी भर दिया। अब यदि हम उसमें पानी डालेंगे तो सीधी सी बात है पानी उसमें नहीं जाएगा, पानी बाहर गिर जाएगा, मतलब वो अनडिलीवर्ड हो जाएगा। तो ये हो सकता है आनंद का मेल बॉक्स भर गया है, अब आप उसे मेल कर रहे हैं तो उसकी मेमोरी फुल हो गई है, तो अब उसमें वो डिलीवर नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है ये हो सकता है। बट इसके अलावा जो हमारे पास और ऑप्शन है उसको भी हम देख लेते हैं। आनंद ने अपना ईमेल नहीं खोला है, तो ठीक है ना, आनंद अपने ईमेल नहीं खोला है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जब वो ईमेल खोलेगा तब उसे दिख जाएगा। तो आनंद ने ईमेल खोला है या नहीं खोला इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। आनंद घर पर नहीं है ये तो, और ये मतलब अब घर पे नहीं है तो हम तो ईमेल कर रहे हैं ना, घर से क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा सबसे सही है कि आनंद का मेल बॉक्स भरा हुआ है। मेल बॉक्स भरा है तो उसको डिलीवर नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिसका ईमेल बॉक्स भरा हुआ है तो उसको डिलीवर नहीं होगा, आपको रिटर्न मैसेज आ जाएगा जो कि एरर मैसेज होगा कि योर मेल इज अनडिलीवर्ड। ठीक है, तो फिर आप उसको देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन। देखिए कितना बड़ा पूछा हुआ है बट एकदम है ना सिली सा क्वेश्चन है। So the next question is, in MS Word 2007, which of the following is not the section break option? MS Word 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है? सेक्शन ब्रेक क्या होता है? जब हम प्रिंट करते हैं या फिर जब हमें लेआउट देखना होता है, हमें देखना होता है कि कौन से पेज कहाँ से ब्रेक हो रहे हैं, कौन सा सेक्शन कहाँ से आ रहा है प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सेक्शन ब्रेक का प्रयोग करते हैं। तो जब हम प्रिंट लेते हैं तो हम ये सारे ऑप्शन हमारे पास आते हैं। जब हम इसमें देखिए ऑप्शन है इवन पेज, नेक्स्ट पेज, ऑड पेज और प्रीवियस पेज। तो हम जब हम प्रिंट करते हैं तो हम इवन पेज भी प्रिंट कर सकते हैं। इवन पेज बोलने से 2 4 6 ऐसा हम ऑप्शन दे सकते हैं, तो इवन पेज ही प्रिंट में आएंगे। नेक्स्ट पेज भी हम बिल्कुल प्रिंट कर सकते हैं। ऑड पेज 1 2 1 3 5 इस प्रकार से भी हम पेज को हम प्रिंट कर सकते हैं, सेक्शन ब्रेक हम देख सकते हैं। बट प्रीवियस पेज जैसा कोई भी ऑप्शन सेक्शन ब्रेक में नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज प्रीवियस पेज। इस प्रकार का कोई भी सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं होता है। तो सही आंसर है हमारा प्रीवियस पेज। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 in MS Word 2007 if you press Control F from the keyboard it will, आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ दबा रहे हैं। देखिए अगेन आपसे क्या पूछ रहा है, एक शॉर्टकट की पूछ रहा है। हमने देखा आज के पेपर में, ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ऑलमोस्ट ये तीसरी बार है कम से कम जो कि शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो सोचिए 25 क्वेश्चन में 3 तो आपके ये शॉर्टकट की ही है, तो बिल्कुल शॉर्टकट की आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और पूरी शॉर्टकट की मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे रहा हूँ, और आई बटन में भी आपको पहले मैंने लिंक दे दी, बिल्कुल आप अच्छे से निकाल लीजिए उसे। आप बोलेंगे तो उसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, यदि आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बोलिएगा मैं आपको पीडीएफ भी अवेल करा दूंगा उसकी। तो आइए पढ़ते हैं क्या है। तो कंट्रोल एफ वैसे शॉर्टकट की होती है हमारी। जो हमारा फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन होता है, फाइंड और रिप्लेस क्या होता है, हम MS वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट में हम काम कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर वर्ड हमें सर्च करना है, कोई पर्टिकुलर नंबर हमें सर्च करना है, तो हम उसे फाइंड के द्वारा सर्च कर सकते हैं। तो कंट्रोल एफ हमारी फाइंड की शॉर्टकट की होती है। अब यहाँ पे देख पढ़ना है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो पेज से कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन होगा क्या? नहीं ओपन होगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, हाँ बिल्कुल, कंट्रोल एफ आप प्रेस करेंगे तो आपका फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा, और जिसमें फाइंड टैब एक्टिवेट रहेगी। मतलब आप उस फाइंड टैब उसमें रहेगा, क्योंकि फाइंड रिप्लेस और गो टू ये तीन एक साथ चलते हैं। तो आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और जिसमें फाइंड टैब क्या रहेगा, एक्टिवेट रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा। ओपन फाइल सेव एज डायलॉग बॉक्स, फाइल सेव ऑप्शन होगा क्या? नहीं, फाइल सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल एस। आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तब फाइल सेव करने का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ओपन फोंट डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेट फोंट टैब नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, फोंट टैब भी ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों हमारा जो कंट्रोल एफ जो शॉर्टकट की है वो हमारी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ, है ना, किसका कलेक्शन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या क्या होते हैं वो हमें देखने हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आउटलाइन ओनली, केवल आउटलाइन होता है क्या? नहीं, केवल आउटलाइन तो नहीं होता, और भी कई सारी चीजें होती हैं। स्लाइड एंड हैंड आउट ओनली, नहीं, स्लाइड भी होता है, हैंड आउट भी होता है, और आउटलाइन भी होती है। स्पीकर नोट ओनली, हाँ, स्पीकर नोट भी होता है। तो आउटलाइन भी होती है, स्लाइड और हैंड आउट भी होता है, स्पीकर नोट भी होता है। इसका मतलब है कि इसमें जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ऊपर जो भी दिए गए हैं, आउटलाइन दिया है, स्लाइड एंड हैंड आउट दिया है, स्पीकर दिया है, ये सब कुछ होता है, इन सब से मिलकर हमारा पावर पॉइंट बना हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये सभी चीज हमारे पावर पॉइंट में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन स्टैंड फॉर फायरफॉक्स। फायरफॉक्स क्या है? फायरफॉक्स एक प्रकार का हमारा इंटरनेट ब्राउजर है। आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, इंटरनेट चलाना है, तो आपको ये फायरफॉक्स या फिर ओपेरा या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर आजकल सबसे ज्यादा क्रोम का इस्तेमाल होता है, तो इसका आपका इस्तेमाल, इसको आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपसे फायरफॉक्स का आइकन पूछ रहा है। तो देखिए, आइकन तो जनरली यदि हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि मतलब फायरफॉक्स का आइकन कौन सा है। फिर भी यदि मैं ट्रिक की बात करूं, तो आप देखिए फायर और फॉक्स, मतलब फायर की बात हो रही है, फायर मतलब आग, फॉक्स मतलब लोमड़ी। तो जहां पे भी आपको ऐसा कुछ मिलता जुलता दिखे, आप उसको सही टिक कर सकते हैं। तो आप देखिए ये जो चार आइकन आपको दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको फायर और फॉक्स कहाँ पे दिख रहा है, मतलब आग जैसा और लोमड़ी जैसा कहाँ पे दिख रहा है? तो सीधी सी बात है, जो थर्ड ऑप्शन हमारा है, ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन है। ये हमारा फायरफॉक्स जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ये इसका आइकन है। ठीक है, तो फायरफॉक्स इज द, ये थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारे विंडोज का आइकन है, विंडोज का आइकन है। जो हमारी जो ई जैसा दिख रहा है, ये हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन है। और ये जो एस जैसा दिख रहा है, ये हमारे स्काइप, जो हम वीडियो कॉलिंग वीडियो चैटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये इसका आइकन है। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा फायरफॉक्स का आइकन है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। So the next question is, which one of the following is an example of title case? निम्नलिखित में से कौन सा एक टाइटल केस का उदाहरण है? तो टाइटल केस क्या होता है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि इनमें से कौन सा टाइटल केस में लिखा हुआ है। तो ये होता कहाँ पे है? तो जब हम एमएस वर्ड में काम करते हैं, तो एमएस वर्ड में 5 प्रकार के केस में हम काम कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा अपर केस, फिर लोअर केस, फिर सेंटेंस केस, फिर टाइटल केस, और एक होता है टॉगल केस। तो ये 5 प्रकार के केस में हम एमएस वर्ड में काम कर सकते हैं। तो अपर केस में क्या होता है? अपर केस में जब हम लिखते हैं, तो सारे लेटर जो भी हम लिखते हैं वो सारे अपर केस में होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के साथ भी समझाते चलता हूँ, क्योंकि एक नया चीज आया तो इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो अपर केस की यदि हम बात करें, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ यूसी, ठीक है। यूसी मतलब अपर केस। इसमें क्या होगा कि जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं लिखता हूँ द, ठीक है, तो ये हम जो अपर केस में क्या करेंगे, पूरा जो लेटर रहेगा वो पूरा कैपिटल रहेगा। ये पूरा मैंने लिखा, ये अपर केस में लिखा हुआ है। एक होगा लोअर केस, ठीक है, लोअर केस एलसी में लिख देता हूँ, एलसी लोअर केस। यदि आप लोअर केस में लिख रहे हैं तो क्या होगा, सभी लोअर लेटर में लिखे हुए होंगे, ये है हमारा लोअर केस। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेंटेंस केस, ठीक है, सेंटेंस केस एससी। तो सेंटेंस केस में क्या होगा, जिस प्रकार से एक सेंटेंस लिखा जाता है, सेंटेंस केस में सेंटेंस कैसा लिखा होता है कि सेंटेंस, पूरा जो सेंटेंस लिखा है उसका जो फर्स्ट लेटर है, वर्ड का जो फर्स्ट लेटर वो बस कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे। तो जैसे मैं लिखूं द, ठीक है, तो ये ठीक कैपिटल रहेगा, इसके बाद ये सब स्मॉल रहेंगे। द कंप्यूटर, है ना, इसको जो भी हम लिखेंगे वो आगे हमारे स्मॉल रहेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस केस। इसके बाद हम आते हैं टाइटल केस, जो कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो टाइटल केस में क्या रहेगा, टीसी। टाइटल केस में जो भी हम वर्ड लिखेंगे, कोई भी हम वर्ड लिखेंगे, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहेगा, बाकी सभी स्मॉल रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं इसी के एग्जांपल लेता हूँ, गुड इवनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टाइटल केस में यदि मुझे गुड इवनिंग लिखना है, तो गुड इवनिंग में जी जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, और उसके बाद दोनों डबल ओ ये स्मॉल रहेगा, डी भी स्मॉल रहेगा। और जब हम इवनिंग लिखेंगे तो इवनिंग का ई कैपिटल रहेगा, और बाकी सब क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। ये हमारा हो जाएगा टाइटल केस, जो कि यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन में है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद हमारा एक होता है टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है, यहाँ पे मैं टीजी कर लेता हूँ, टीजीसी, टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, जो भी हमने वर्ड लिखा हुआ है, जैसे यदि मैं टॉगल केस यहीं से किसी को मैं टॉगल केस में कन्वर्ट करूं, तो जो हमने अपर लेटर में लिखा है वो लोअर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो लोअर लेटर में लिखा हुआ है अपर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द टॉगल केस।
ठीक है। तो यदि मैंने गुड इवनिंग ऐसा नॉर्मल इसमें लिखा हुआ है, टॉगल केस में क्या हो जाएगा, ये जो जी है ये हमारा स्मॉल हो जाएगा, और जो ये डबल ओ लिखा हुआ है ये हमारे कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कैपिटल हो जाएगा, डी भी कैपिटल हो जाएगा। ये हमारा टॉगल केस है, मतलब जो स्मॉल था वो कैपिटल हो गया, जो कैपिटल था वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि टाइटल केस में कौन सा लिखा हुआ है, तो टाइटल केस जैसा कि हमने समझा कि टाइटल केस में जो वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा कैपिटल रहता है, जैसे यहाँ पे जी डबल ओ डी, गुड में जी कैपिटल है और इवनिंग में ई कैपिटल है, तो ये हमारा सही आंसर है। बाकी ये हमारा ये स्मॉल केस में लिखा हुआ है ना, ये तो कोई केस ही नहीं है, ये भी कोई केस नहीं है, ठीक है, तो सही आंसर है हमारा आंसर थर्ड, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, और ये पांचों केस आप ध्यान में रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और बचे हुए इसको करते हैं जल्दी से। आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ मेमोरी स्टोरेज। यहाँ पे आपको मेमोरी की स्टोरेज दी हुई है और आपको बताना है कि कौन सा सबसे छोटा है या कौन सा सबसे बड़ा है। तो अगेन देखिए इसी पेपर में आपको दो बार मेमोरी के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे अगेन के बी, एम बी और जीबी। तो सबसे पहली मैं आपको बताता हूँ, सबसे जो छोटी इकाई होती है मेमोरी की वो केबी होती है, केबी से बड़ी फिर एमबी होती है और एमबी से बड़ी जीबी होती है, जीबी के ऊपर फिर टीबी आती है, उसके बाद आगे के कई सारे अभी तो आ गए हैं। ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे छोटी इकाई क्या है, केबी। तो केबी हमारा यहाँ पे आ गया है, तो केबी हमारा यहाँ पे, बट यहाँ पे आप साइन देखेंगे तो उल्टा साइन लगा हुआ है। तो देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन है, क्योंकि सबसे जो छोटी ऑप्शन है केबी, तो केबी सही है। केबी से बड़ा हमारा एमबी है, तो ये सही साइन लगा हुआ है एमबी, और एमबी से बड़ा जीबी होता है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। यहाँ पे भी केबी, एमबी और जीबी लिखा है, बट यहाँ पे जो ये सिंबल लगे, सिंबल ये उल्टा लगा हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी सेकंड भी हमारा आंसर नहीं, थर्ड भी हमारा आंसर नहीं है। फोर्थ इज द राइट आंसर। सबसे छोटी इकाई केबी, उससे बड़ी एमबी और उससे बड़ी जीबी, उससे बड़ी टीबी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हो जाएगा, 25th क्वेश्चन। उसके बाद हमारा ये वीडियो एंड हो जाएगा। द फॉलोइंग फॉन्ट स्टाइल हैज बीन अप्लाइड टू दिस टेक्स्ट। आपको ये टेक्स्ट दिया गया है और इस टेक्स्ट में से कौन कौन सी फॉन्ट की शैली, फॉन्ट का स्टाइल अपनाया गया है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, वो आपको पहचानना है। तो यहाँ पे देखना है सिर्फ अंडरलाइन आपको इसमें, ठीक है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है रघु इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें सिर्फ अंडरलाइन का इस्तेमाल है क्या, तो अंडरलाइन तो है, ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं बोल्ड, तो बोल्ड भी है, और इटैलिक, तो इटैलिक है भी है, मतलब तीनों है इसमें। आपका ये बोल्ड भी है, बोल्ड मतलब थोड़ा से मोटे अक्षर हो जाते हैं बोल्ड में। इटैलिक मतलब हल्के से तिरछे, ये थोड़ा सा मतलब ये टैंग हो जाता है, थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ हो जाता है, जैसे आप देखें नॉर्मल टेक्स्ट इस प्रकार से लिखा हुआ है, बट इसको आपने इटैलिक किया तो हल्का से तिरछा हो जाता है, ये इटैलिक हो गया है। ठीक है। और अंडरलाइन क्या होती है, जो टेक्स्ट के नीचे जो लाइन खींची हुई उसको हम अंडरलाइन बोलते हैं। तो ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी, जो तीन प्रकार की जो शैली है, तीन प्रकार की स्टाइल है, ये तीनों है। अब देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो सिर्फ अंडरलाइन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि अंडरलाइन के अलावा भी यहाँ पे बोल्ड है, तो बोल्ड भी है ये, और इटैलिक भी है। तो अब देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन है बोथ इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो यहाँ पे इटैलिक, अंडरलाइन और बोल्ड, ये तीनों ही है, बट ये ऑप्शन तो हमें दिया नहीं गया है। तो जो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा, बोथ इटैलिक एंड अंडरलाइन। ठीक है। तो फोर्थ जो ऑप्शन हमें दिया गया है, इटैलिक एंड अंडरलाइन दोनों, ये हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा देखिए ये अंडरलाइन भी दिया गया है, ये बोल्ड भी है और इटैलिक है ना, हल्का हल्का तिरछा भी है, तो तीनों प्रकार की शैली इसमें प्रयोग में लाई गई है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पूरे 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। ये हमारा जो बड़े आराम से हमने इसको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो हमारा इसी सीरीज में जो हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ये हमारा रहेगा जो 28 अप्रैल को ही 3 बजे, जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारे 3 पेपर कवर हो जाएंगे, इसमें हम कंप्यूटर का पूरा सिलेबस भी कवर हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है, और पूरे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। तो बिल्कुल वीडियो को मिस मत करिए, बिल्कुल आप रिवीजन करते चलिए। और भी यदि आपको लगता है कि जो यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड भी वीडियो चाहिए, मैनेजमेंट से रिलेटेड या रीजनिंग से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको वो भी रिवाइज करवा दूंगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, यहाँ पे रिवीजन करते रहिए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंड को भी बताइए कि इस प्रकार से आप यहाँ पे तैयारी करें, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। यदि आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर दीजिए, ताकि आगे भी आप लोग आपको इसकी हेल्प मिलती रहे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।